हेलो साथियों, सभी को वंदे मातरम। मैं अंकुश अपने यूट्यूब चैनल जेवी एकेडमी पर सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। और हम पढ़ रहे हैं मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन के 2 पार्ट हो चुके हैं। जिन बच्चों ने 2 पार्ट नहीं देखे हैं उन्हें देखने के बाद इस पार्ट पे आना, आपको समझ में आएगा। पहले पार्ट में हमने एरिया के बारे में जाना, जिसमें हम विषमबाहु त्रिभुज को, ठीक है, स्केलिन ट्रायंगल के बारे में जाना। उसका बाद इक्विलॉइड ट्रायंगल देखा हमने, समबाहु त्रिभुज देखा है। और आज जो हम देखने वाले हैं 2 ट्रायंगल हमारे बचे हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल और एक हमारा बचा है इसमें समबाहु त्रिभुज। ठीक है, नहीं समबाहु त्रिभुज हो गया है, समद्विबाहु त्रिभुज बचा है। ठीक है, तो उन दोनों को इसमें आज देखेंगे। हम पहले एरिया को पढ़ रहे हैं, जितने कि एरिया के फार्मूले कैसे हैं। हम एरिया पे थोड़ा थोड़ा समय दे रहे हैं जिससे कि हमें फार्मूले समझ में आए कैसे बने हैं। होता क्या है, जब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, जब भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा ना आपसे, तो उसमें होता क्या है, आपको ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट आपको फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाए। तो अगर आपको फार्मूला बनाना आता है तो उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी, आपको बड़ी आसानी से कर सकते हो। बात समझ आ रही है आपके? ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। ट्रायंगल हम पढ़ चुके हैं, कितने प्रकार का ये भी हमने देख मैं बता चुका हूँ आपको। तो सबसे पहले आज जो हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु, ध्यान देना, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ। समद्विबाहु त्रिभुज, ये ऐसे बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या वो समझ लेते हैं। समद्विबाहु मतलब कि समद्विबाहु, तो नाम से आपको पता चल रहा होगा जिसकी 2 भुजा समान हो, जिसकी 2 भुजा इक्वल होंगी वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। जैसे कि मैं एक ट्रायंगल यहाँ आपको बना के दिखा रहा हूँ। कहाँ तक दिख रहा है इधर, ये आपको यहाँ तक दिख रहा है ना, ध्यान लगा लेता हूँ। ये हमारा कोई ट्रायंगल है, आप यहीं पे देखना, ये हमारा कोई ट्रायंगल है ABC, ये ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल में साइडें होती हैं, बता चुका हूँ मैं। 3 ही क्या होंगे, मेरे कोण होंगे, और 3 ही मेरे शीर्ष होंगे, वर्टेक्स होंगे। ठीक है, अगर मैं इन दोनों साइडों को इक्वल मान लूँ, हमेशा 2 साइड इक्वल होंगी, चाहे तो आप इन्हें इन दोनों इक्वल कर लो, चाहे इन दोनों को इक्वल कर लो, आप किसी को भी इक्वल कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों साइडें इक्वल हैं तो ये होगी अलग। तो जो अलग है मैं उसे बेस मान लेता हूँ, मान लो कि B। अगर ये B होगा तो ये A होगा और ये A होगा। बात समझ आ रही है इतनी? ये साइड मैंने A मान ली, ये साइड मैंने A मान ली, ये 2 साइड मैंने इक्वल कर दी। जिस त्रिभुज की आपको 2 साइड इक्वल दिख जाए तो आप समझ जाना वो क्या है, ट्रायंगल होगा मेरा, वो होगा मेरा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा। कैसा होगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ठीक है जी, बै है ये। अगर आपको मैंने पहले भय बन गया धोखे से तो आप समझना ये बै है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज जिसकी 2 भुजा इक्वल हो। ठीक है जी, अब ध्यान से समझेंगे, एक चीज़ और समझेंगे। अगर ये 2 भुजा कभी भी इक्वल होती हैं, अगर 2 भुजाएं इक्वल है ना आपकी, बात समझना, अगर ये 2 भुजाएं इक्वल हैं तो ये वाले जो एंगल होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे हमेशा। अगर 2 साइडें इक्वल हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। ठीक है, और इसके बारे में जब हम मीडियन पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ भी समझेंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो पढ़नी है। आज हम खाली एरिया के बारे में समझेंगे कि इसका एरिया क्या होता है। अब हमने जो एरिया का फार्मूला पढ़ा है ना बेटा, हम इसे 2 तरीके से प्रूव कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं, 2 तरीके हमारे पास हैं। या तो हम लगा दें इसमें 1/2, वह 3 फार्मूले लिखवाए मैंने बेसिक, चाहे तो हम तीनों से कर सकते हैं, लेकिन मैं 2 से कराने का प्रयास करूँगा, आप जल्दी समझ पाओगे चीज़ों को। 1/2, एक मैंने फार्मूला लिखवाया था आधार गुणा ऊंचाई, ये फार्मूला हर जगह लगेगा। ये हमारा होता है जी एरिया का फार्मूला। और एक फार्मूला लगाया था मैंने हीरोज फार्मूला। हम इन दोनों को ही प्रूव करेंगे यहाँ पर, मतलब इनसे ही प्रूव करेंगे। दोनों मैं प्रूव करा चुका हूँ ऊपर पहले, S - A, S - B, S - C √। ठीक है जी, अब एक एरिया और लिखवाया था मैंने, इससे आप स्वयं प्रूव करना। पहले मैंने इससे भी करा कर दिखाया था कि AB sin C, ये फार्मूला। तो इससे प्रूव नहीं करेंगे हम, इसी से, अगर आप इससे करना चाहते हो इससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। ठीक है, लेकिन हमें जो काम करना है इन दोनों पे करेंगे। अब मैं प्रूफ क्यों करा रहा हूँ, उसका फ़ायदा क्या मिलेगा। उसका फ़ायदा इतना सा होता है, जब हम एग्ज़ाम देने जाएं, अब कोई चीज़ थोड़ी सी
अच्छे लेवल का क्वेश्चन आ गया। तो ये अगर आपको पता हो बीच में से आपको क्वेश्चन पूछेगा, पास में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपके बीच से आएगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं इसे इन दो चीज़ों से प्रूव करता हूँ, कैसे करेंगे वो समझेंगे। इसे रब कर देता हूँ, ध्यान देना। अगर आप इसे कर लेते हो अच्छे तरीके से तो आगे दिक्कत सवालों में नहीं आएगी बिल्कुल भी, इन्हें बेसिक समझ लोगे तो। अब याद रखना है क्या, अगर समद्विबाहु त्रिभुज आता है तो हमें याद ये रखना है कि जिसकी दो साइड इक्वल होंगी वो मेरा कैसा होगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा। अब मेरी बात बड़े ध्यान से देखना है यहाँ पर। सबसे पहले हाइट निकालेंगे, है ना। तो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूँ इधर, सॉरी, समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है हमारा ए बी सी। रेड कलर दिख रहा है ना, दिख रहा है। अब बड़े ध्यान से देखेंगे, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दूँ यहाँ के लिए, तो आपको पता है अगर किसी भी वर्टेक्स से अगर परपेंडिकुलर डाला जाता है वो ही क्या होगी, मेरी हाइट होगी। और मैंने मान लिया डी पे करेगी, ये क्या मान लिया मैंने, एच मान लिया। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप त्रिभुज ए डी बी को बाहर निकाल लो, ए डी बी को बाहर निकाल लो, तो आप क्या होगा, कुछ इस तरह से निकल के आएगा बाहर। ये ए आएगा, ये डी आएगा, ये बी। मैंने इधर वाला हिस्सा काट के इधर निकाल लिया, तो आप क्या होगा, ये कितना है जी मेरा एच। अब ये मैंने क्या माना था जी, बी माना था बेस। अब ये कितना है जी मेरा ए, ये भी क्या है मेरा ए। ये दोनों साइडें कैसी थी, इक्वल थी, ये बी था। अब जाहिर सी बात है, एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर ये दोनों साइडें बराबर होती हैं, ये मैं प्रूफ भी कराऊंगा आगे जब हम पढ़ेंगे इसे, जब ये दोनों साइडें इक्वल होंगी तो जब यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर डालूंगा, अगर कभी भी किसी चीज़ का अगर दो साइडें इक्वल हैं, अगर बीच में से परपेंडिकुलर डालूँ यहाँ से, तो वो हमेशा सामने वाली भुजा को दो इक्वल भागों में बांटती है। किसमें, दो इक्वल भागों में बांटेगी। तो इसका मतलब अगर मैंने यहाँ से डाला है तो इसे दो इक्वल भागों में बांट रही है। तो अगर ये पूरी बी है तो यहाँ से यहाँ तक जो होगी b/2 होगी, और ये भी कितनी होगी, b/2। तो इसका मतलब ये भुजा कितनी होगी जी, b/2, क्योंकि बी से डी तक कितनी होगी, b/2। अब ये कितनी है जी, ए। अब क्या इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकता हूँ मैं, आप कहोगे हाँ। आपको पाइथागोरस प्रमेय तो सबको याद होगी, तो पाइथागोरस प्रमेय होती है मेरी, यहाँ लिख रहा हूँ बेटा इधर साइड में, एच बराबर होगा हमारा कण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कण का स्क्वायर कितना होगा जी, ए स्क्वायर माइनस में हो जाएगा मेरा b²/4 अंडर रूट में, यही आएगा। क्या h बराबर लिख सकता हूँ मैं यहाँ से 4 a² माइनस में b² अंडर रूट 1/2 आएगा। तो ये जो होगा मेरा, ये मेरा हाइट होगी। कौन से त्रिभुज की होगी जी, समद्विबाहु त्रिभुज की होगी, समद्विबाहु त्रिभुज की। ठीक है, तो ध्यान देंगे, ये मेरी हाइट होगी इसकी। अगर मुझे हाइट मिल जाएगी तो क्या मैं यहाँ से एरिया नहीं निकाल सकता। आपको पता है अगर किसी भी ट्रायंगल की हाइट दे रखी है और बेस दे रखा है तो मुझे एरिया निकालने में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो अगर मैं यहाँ से एरिया निकालने का प्रयास करूँ, क्या निकालने का प्रयास करते हैं जी, एरिया निकालने का प्रयास करते हैं, तो एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या होगा जी, आधार गुणा में ऊंचाई। क्या होगा जी, आधार गुणा में ऊंचाई। तो अब मैंने अगर देखा है यार 1/2 तो यही है, गुणा आधार कितना है जी मेरा, आधार कितना माना है मैंने, b माना है, गुणा ऊंचाई कितनी है जी, ऊंचाई है मेरी ये, तो 1/2 4a² माइनस b² अंडर रूट में होता है। अगर आप भूल जाते हो, कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर, वो आपको वैल्यू जो है ना, ये a b की जगह x y दे देगा वहाँ पर, और आपसे कहता है निम्नलिखित में से बताओ कौन सा है। तो या तो आपको याद हो या याद नहीं होगा, आपके पास समय होगा तो आप सोल्व कर लोगे उस चीज़ को। बात समझ रहे हो मेरी, नहीं, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पर कितना हो जाएगा जी, ये मैं एरिया निकाल रहा हूँ, तो आप क्या होगे, एरिया बराबर आ जाएगा 1/4 और ऊपर बन जाएगा जी b, और अंडर रूट में क्या आएगा जी, ये मेरा। तो ये जो होता है मेरा, इसका एरिया होगा। बात समझ में आ रही है। तो दो चीज़ हमने निकाली यहाँ से, पहले निकाला मैंने हाइट, तो हाइट जो आई है वो h बराबर आई है जी 1/2 अंडर रूट में 4a² माइनस b², ये बना है जी मेरा। ठीक है, अब एरिया जो बना है मेरा, मैं इसे रब करता हूँ यहाँ से। बात समझ आ रही सबके। अब एरिया जो बना है मेरा
डेल्टा से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो एरिया बना है मेरा एक b/4 अंडर रूट में 4a² माइनस b²। बात समझ आ रही है आपके? तो दो फार्मूले हमने प्रूव करे, एक तो मैंने इससे प्रूव कर दिया। अब हम एक दूसरा तरीका देखते हैं। मैं क्यों दो तरीके से करा रहा हूँ, इसका पर्पस समझना, ये आपके बाद में बहुत काम आएंगी चीज़ें। अभी आपको लगता है यार सर करा रहे हैं, ये किसी काम तो आएंगे नहीं, प्रूव करने तो पेपर में आएगा नहीं, ये बात भी सही है, प्रूव करने के लिए पेपर में नहीं आएगा। लेकिन होता है क्या है, ये हर चीज़ एक दूसरे से ज्वाइंट है, ठीक है? तो अगर ज्वाइंट है तो काम आनी है आगे, तो आप इन्हें ध्यान से समझो। जब आप एक बार मेरे कहने से इन चीज़ों को ढंग से पढ़ो, अगर आपको कोई चीज़ समझ में आ जाए ना, एक बार समझ में आ गई, तो फिर आप एक बार सवाल करके देखना कि सवाल आपको मेंसुरेशन के कितने आसान लगने। अगर जब मेंसुरेशन में इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आप खुद समझना, आप ज्योमेट्री बड़े आसानी से कर पाओगे। और ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्ट से लगा के पढ़ोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। अगर ऐसे ही घास कूड़ा काटोगे, फार्मूले रट लिए और काम चल जाना है, तो फार्मूले रटने से कभी काम नहीं चलता किसी का, ये बात हमेशा याद रखना। चलो अब हम क्या करते हैं, फिर दोबारा इस चीज़ को दोबारा पढ़ते हैं। दोबारा कैसे पढ़ेंगे देखना। मैंने क्या करा जी, एक फिर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बना दिया, ठीक है? अब मैं इसकी साइड ये ए देता हूँ, ये भी ए दे रहा हूँ, ये बी दे रहा हूँ। इस बार मुझे हाइट नहीं बना रहा, पहले जो मैंने प्रूफ कराया वो हाइट निकाल के तब प्रूफ कराया। अब मैं बिना हाइट के प्रूफ कराने का प्रयास करता हूँ। तो मेरी बात को समझना, बिना हाइट के तो हमारा फार्मूला क्या होगा, हमारा फार्मूला होता है जी एरिया का एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और ये जाएगा जी अंडर रूट में। यही हमारा फार्मूला है। अब एस क्या होता है मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, सेमी पैरामीटर होगा, मतलब एस बराबर होता है हमारा a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यही होगा हमारा। आप क्या होगे जी, यही होता है। अब यहाँ जो s बनेगा, यहाँ पर a दो बार है तो 2a प्लस में सी बाई, सी की जगह क्या है b है, तो b/2, ये मेरा बनेगा यहाँ पर। बात समझ आ रही है आपके? आप क्या होगे हाँ। तो अब मैं s की जगह ये वाला मान पुट करता हूँ। अब इससे करने से क्या होगा, आप प्रैक्टिस करोगे ना इसे एक दो बार, तो आप जो है ना लेंथी चीज़ों करने का इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आप बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर पाओगे अपनी। अभी आपको लगता है यार ये किसी काम की नहीं है, लेकिन इन चीज़ को करने से ना आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। तो एस का मान रखूँगा मैं, तो आप कहोगे 2a प्लस b/2 एस का मान। अब ब्रैकेट में ध्यान देना 2a प्लस में b, अब यह माइनस का ये तो माइनस का ही रहने दो, जहाँ पर आपका b है या जहाँ पर b है b रहने दो, जहाँ पर c है वहाँ एक पुट कर देंगे, क्योंकि दो साइड कैसी है मेरी a मानी है मैंने। तो ध्यान देंगे यहाँ पर 2 माइनस का a, मैं पूरा लिख रहा हूँ इस बार, अगली बार से छोटा कर दूँगा। तो s फिर वही आएगा जी 2a प्लस में b माइनस 2 माइनस में b, एक साइड तो समान है एक साइड अलग है, तो यहाँ पर 2a प्लस में b/2 माइनस में a। अब ये दोनों चीज़ें क्या है, सेम है, ध्यान देना। और बाहर क्या आएगा जी, अंडर रूट का निशान, ये चलता जा रहा है। क्या निकाल लें जी, एरिया निकाल लें। ये प्रूव करने के लिए भी आया है, ध्यान देना, ये चीज़ प्रूव करने के लिए आई है एग्जाम में, ये वाली तो आई है और नहीं आए। तो आप ध्यान देंगे ये दोनों चीज़ सेम है, ये तो ऐसी रहेगी 2a प्लस में b/2 अंडर रूट। अब यहाँ पर जैसे सोल्व करोगे 2a हो जाएगा तो कट जाएगा, तो यहाँ जो बचेगा ना बेटा अंदर, वो बचेगा b/2 गुणा, यहाँ जब करोगे तो यहाँ 2a तो रहेगा ऐसे ही, अब माइनस का है तो माइनस का b आ जाएगा, बटे में कितना आएगा 2 आ जाएगा। मेरी बात को समझते रहना ध्यान से। यहाँ फिर गुणा में क्या आएगा जी, b/2 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो एक बार ज़रा ध्यान से देखेंगे और बताएंगे मुझे कोई दिक्कत है या आगे बढ़ें। समझ पा रहा हूँ ठीक से? बात यहाँ तक समझ में आ रही है आपके? बेटा दिखने रहा मैं यहाँ दिखता हूँ, समझ आ रही है आपकी बात? आप क्या बिल्कुल समझ आ रही है। आप इसे प्रैक्टिस करना, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती है यार इन चीज़ों से। अभी आपको लगता है कि नहीं यार ये किसी काम की नहीं है, लेकिन बहुत काम आती है बाद में, ठीक है? अब मेरी बात ध्यान देना, क्या ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, आपको अगर मैं ऊपर वाली वैल्यू दिखाऊं, ये वाली और ये वाली, क्या ये a प्लस बी a माइनस बी है,
और ये आपको फार्मूला याद होगा ये वाला कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, यही होता है। आप कहोगे हाँ जी यही होता है। तो आप बताओ क्या मैं इसे लिख सकता हूँ इस तरह से 4a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बटे में 4, अंडर रूट चल रहा है ये मेरा, दिख रहा है ना बोर्ड पे, दिख रहा है। मैं अलग कलर से लिखता हूँ, हो सकता ना दिखे आपको। अब यहाँ b और यहाँ पर तो ये हो जाएगा गुणा में बी स्क्वायर बटे में 4, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ये हो जाएगा बी स्क्वायर बटे में 4। अब मेरी बात ध्यान से देना, यहाँ तक करता हूँ इसे, ये डेल्टा निकाल रहे हैं हम। अब मैं इसे लगा के आगे सोल्व करता हूँ। आप ध्यान देना क्या ये वाली चीज़ बी स्क्वायर बाहर निकल जाएगी नहीं, आप कहोगे हाँ जी निकल जाएगी, क्या निकलेगा जी बी बाहर निकलेगा बटे। अब यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ क्या आएगा 4 आएगा, अंडर रूट में क्या जाएगा जी, अब ध्यान देंगे अंदर बचेगा 4a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। क्या हमें यही प्रूव करना था, आप कहोगे हाँ, तो डेल्टा बराबर क्या आ जाएगा जी, ये आ जाएगा मेरा, ये मेरा फार्मूला बन जाएगा। बात समझ आ रही है आपकी चीज़? उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को समझ पाए होगे, बहुत अच्छे समझ पाए होगे, और बहुत काम की चीज़ें हैं। अगर इन्हें ढंग से समझ लोगे तो ये आपको आगे तक काम आनी है। मैं साइड में हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हमने ये 2 चीज़ें प्रूव करी हैं और ये हमारे आगे काम आनी है, ठीक है। हाइट देख ली अपने, एरिया देख लिया, और परिमाप हमारा क्या जी, ये रहा, सॉरी परिमाप इसका क्या होगा जी, अगर मैं P निकालूंगा परिमाप, तो परिमाप दिख रहा है ना बोर्ड पे, दिख रहा है a प्लस b होगा, तो लिख सकते हैं 2a प्लस में b लिख सकते हैं। बात समझ आ रही है आपके आपको? ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो होगा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, उसे पढ़ते हैं। इसे मैं रब करता हूँ, ठीक है जी, ये रब हो जाता है मेरा। अब राइट एंगल ट्रायंगल बड़े काम की चीज़ है यार, उसे भी बड़े ध्यान से समझेंगे और उसमें पाइथागोरस थ्योरम में भी प्रूव करेंगे। जो बच्चे होंगे जिन्होंने पढ़ा होगा मुझसे पहले, मैंने पहले ही प्रूव कराया है और मैं यहाँ भी प्रूव करा देता हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम में कैसे प्रूव होती है। थोड़ा थोड़ा समय दे रहा हूँ हर फार्मूले पर, तो जब मैं क्वेश्चनों पे आऊँगा ना तो आप उन्हें सेकंडों में कर रहे होगे। आप खुद देखना यार आपकी स्पीड कितनी गेन हो गई है, लेकिन आपको लगे रहना होगा, कंटिन्यू देखनी होंगी। एक बार समझ नहीं आता तो दोबारा देखो, तिबारा देखो, चीज़ें अपने आप क्लियर होकर आएंगी। ठीक है बेटा, देखो अब राइट एंगल ट्रायंगल का क्या केस है वो समझ लेते हैं। ये मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ जी, यहाँ पर यह मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। समकोण त्रिभुज बोलते हैं इसे, क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। ध्यान देंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना यार, ये समकोण त्रिभुज बहुत काम आता है, ये तो हर जगह काम आता है। आप देखोगे अगर आपको रीजनिंग पढ़नी है, अगर ये आपके बहुत अच्छा क्लियर है तो आपको पाइथागोरस भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और पूरी त्रिकोणमिति इस पे घूमती है राइट एंगल ट्रायंगल पर, कोई और कहीं काम नहीं आएगा। अगर आपको त्रिकोणमिति पढ़नी है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री इस पे सारी चलनी है, इसी पे बेस सारी, ठीक है। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। अब इसकी पहचान क्या होती है, इसकी पहचान होती है इसका एक कोण 90 डिग्री का होगा। क्या होगा जी, इसका एक कोण 90 डिग्री का होगा। अगर एक कोण 90 डिग्री का होगा और अन्य दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा, और सबसे बड़ी भुजा जो होती है उसे बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस या बोलेंगे जी कर्ण, हिंदी में बोलेंगे हम इसे कर्ण, ठीक है। लेकिन ये तो कर्ण निश्चित है, ये तो कर्ण ही रहनी है। अब यहाँ पर ये परपेंडिकुलर भी हो सकती है और बेस भी हो सकता है, दोनों बातें हैं। मतलब कि ये लंब भी हो सकता है और ये आधार भी हो सकता है। ये वाली जो भुजा है, मैं ए बी और सी, ये लंब भी हो सकता है, आधार भी हो सकता है। उसी तरह से ये वाली चीज़ें, जिसे मेरी स्पीड स्लो लगे वो 2x करके देख लेना, ठीक है। मैं बड़े आराम से मैं सोच के चल रहा हूँ कि नए बच्चे देखेंगे उनकी चीज़ समझ में आनी चाहिए, ठीक है, कि जो नए स्टूडेंट हैं वो भी इन चीज़ों को समझते चलें ध्यान से। तो जो तेज़ है पढ़ने में, जो समझ सकते हैं, वो स्पीड थोड़ी फास्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार ये भी परपेंडिकुलर और बेस दोनों हो सकता है, मतलब कि लंब और आधार दोनों हो सकता है। और ये चीज़ मैंने आपको बहुत अच्छे समझाई है कि आधार कब बनता है। अगर पिछली क्लासें देखोगे तो मैंने वहाँ बहुत प्यार से आपको चीज़ें बताई हैं कि ऐसा क्यों होता है, कब होता है, कि आधार कब बनेगा
और परपेंडिकुलर कब बनेगा। अब ध्यान देना, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं अलग कलर से दिखाता हूँ, दिख रहा है ना बोर्ड पे, दिख रहा है। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ पर इस वाली पे BC पर जा रहा हूँ, ऐसे चल रहा हूँ, टिक 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 चल रहा हूँ ऐसे, और मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूँ। कहाँ देख रहा हूँ जी? यहाँ। अगर मैं यहाँ से यहाँ देख रहा हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ से इधर देख रहा हूँ, तो मेरे पैर कहाँ टिके हैं जी? BC पर टिके हैं। अगर BC पे टिके हैं तो ये होगा बेस, मतलब क्या होगा जी? आधार। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, और जहाँ मैं देख रहा हूँ वो क्या होगा जी? मेरा लंब, परपेंडिकुलर, उसे बोलेंगे हम लंब, मतलब कि परपेंडिकुलर। बात समझ आ रही है? ठीक है। उसी प्रकार अब मैं इस पे खड़ा हो जाऊँ, आके इस पर, यहाँ पर खड़ा हूँ जी, चोटी पर, यहाँ चोटी पर खड़ा हूँ, और मैं नीचे की तरफ देख रहा हूँ यहाँ से। तो अगर मैं इस पे खड़ा हूँ तो इसके लिए ये हो जाएगा आधार, और नीचे वाला हो जाएगा बेस, मतलब सॉरी, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर, मतलब कि लंब। बात समझ में आ रही है कि कब लंब होंगी चीज़ें, कौन सा लंब होगा, कौन सा परपेंडिकुलर होगा? ये बात समझ पा रहे हो मेरी? नहीं? आप बताओ, ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं आपके? बिल्कुल। इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा रहता है कि परपेंडिकुलर कौन सा है, आधार कौन सा है। ये दोनों चीज़ें चेंज होती रहती हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आधार है वो आधार ही रहेगा, कि मैंने कुछ बच्चों के दिमाग में रहता है ये नीचे है तो ये बेस है ना। तो ऐसा नहीं होता कि जो नीचे होगा वो बेस होगा, जो ऐसे खड़ा होगा वो आपका लंबी होगा, ऐसे ज़रूरी नहीं है। अगर मैं इसे ऐसे घुमा के चित्र बनाया है मैंने, हो सकता है कि मैंने उल्टा बनाया हो, मैं तो ऐसे देख रहा हूँ यार, मुझे तो ऐसे लगे ये बेस है मेरी तरफ, है ना। तो आप समझो इस चीज़ों को। तो ये लंब और बेस, लेकिन कण कभी चेंज नहीं होता। जो कण की स्थिति क्या होगी, हाइपोटेनस जहाँ पर है वो वहीं रहेगा। बात समझ पाए? अब मेरा जो सबसे पहला जो समझने के काम है इसमें, वो होता है मेरा पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है जी? पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है हमारी? वो होती है जी, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होगा जी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। इंग्लिश में ये होगा, और हिंदी में लिखते हैं इसे हम, कण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस में होगा जी आधार का स्क्वायर। अब हम इसे प्रूव करते हैं ऐसा क्यों होता है ना। अब ज़रूरी तो नहीं है कि ये हर बार ऐसा ही होगा, वो सॉरी मैं गलत बोल गया, ऐसा ही क्यों होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही क्यों होता है, इसके बारे में जानते हैं। यार ये ऐसा ही क्यों है कि ये इसकी जो भुजा का, बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के बराबर होता है ना। अब आपको न्यून कोण में देखा होगा, अन्य दो भुजाओं का स्क्वायर बड़ी वाली भुजा के स्क्वायर से छोटा होता है, और उसमें क्या होगा आपका अधिक कोण में, बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर से छोटा होता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब मुझे प्रूव करना है इसे, तो प्रूव करने के लिए समझते हैं कैसे प्रूव होगा। बड़े ध्यान से देखना। अब इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं प्रूव करने के, मैं थोड़ा सा आसान तरीका लेता हूँ, इससे आप समझ जाओगे। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका जो मैं ले रहा हूँ प्रूव करने का। मैंने क्या करा, एक स्क्वायर मान लिया। स्क्वायर हमने पढ़ाया नहीं है अभी, लेकिन थोड़ा सा समझेंगे यार स्क्वायर के बारे में कि स्क्वायर क्या होता है। अगर स्क्वायर के बारे में जान लोगे दिक्कत नहीं होगी। स्क्वायर होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। सबको पता होगा, कहता है चौकोर मकान है, चौकोर मकान है एकदम, उसे बोलते हैं वर्गाकार, है ना। तो वर्ग, एक वर्ग लेते हैं हम, यहाँ ध्यान देना, मैंने एक वर्ग ले लिया, ये बहुत छोटी क्लास है, ये वर्ग जिसकी मैंने चारों भुजा इक्वल मानी है। ध्यान देना, अगर चारों भुजा इक्वल मानी है तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ ध्यान देना, मैंने एक पॉइंट यहाँ मान लिया और एक पॉइंट यहाँ मान लिया और एक पॉइंट मैंने यहाँ मान लिया और एक पॉइंट मैंने यहाँ मान लिया। मैंने क्या करा, पॉइंट मान लिए 4, ठीक है। और मैंने इस वाले पॉइंट को यहाँ मिला दिया ऐसे, और इस वाले पॉइंट को मैंने यहाँ मिला दिया ऐसे, इस वाले पॉइंट को मिला दिया मैंने ऐसे। ध्यान देना, मैंने मेंसुरेशन इसलिए चालू की थी, अगर मैं ज्योमेट्री चालू करता पहले ज्योमेट्री पढ़ाई जाती है, लेकिन ज्योमेट्री से आप थोड़े से नर्वस हो जाते हैं, तो मैंने सोचा यार पहले थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ाता हूँ आपको इस चीज़ में, उसके बाद ज्योमेट्री चालू करेंगे, है ना। तो मेरी बात समझ रहे हो इतनी नहीं।
मैंने क्या करा, ये आप पॉइंट मानकर, जैसे मान लो ये पहले मैंने नाम देता हूँ पहले वाले के A B C D, ये मैंने नाम दे दिए। और इसके देता हूँ जी मैं P Q R S नाम देता हूँ ना, P Q R S। मैंने एक और अंदर इसके स्क्वायर बना दिया। मैंने कहीं पॉइंट माना और जितना पॉइंट मैंने ये माना, आप ध्यान देना इस चीज़ को बेटा, मैंने यहाँ पॉइंट माना, ये दूरी मेरी x थी, ये मैंने y मान ली। इसका मतलब पूरी जो दूरी है वो x प्लस वाई है। जो स्क्वायर है उसकी जो दूरी आएगी वो कितनी आएगी जी, x प्लस वाई। उसी प्रकार ये वाली कितनी है जी y, ये कितनी है जी x। उसी प्रकार ये कितनी है जी y, ये कितनी है जी x। उसी प्रकार ये कितनी है जी y, ये कितनी है जी x। तो चारों भुजा बराबर होंगी, तो जो मैं कह सकता हूँ जो मेरा a, इसके जो साइड है a बराबर क्या होगी जी, x प्लस वाई। ये है वर्ग की भुजा। बात समझ आ रही है। अगर मैं अब आपसे कहूँ कि बड़े वाले स्क्वायर का जो मैंने ब्लैक कलर से बनाया है, इसका आप क्षेत्रफल बताओ, तो जो मेरा स्क्वायर का क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा गुणा भुजा, मतलब कि भुजा का स्क्वायर मतलब कि a स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है जी मेरी x प्लस, अब ये फार्मूला तो यार आपको पता ही होगा ना, x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होगा जी, x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में 2xy, यही होगा। आप क्या होगे, हाँ थोड़ा सा अलजेब्रा प्रयोग करेंगे। जिन्होंने मेरी अलजेब्रा क्लास नहीं देखी है तो पिछली मेरी क्लासें पढ़ी हैं, मैंने पूरा कंप्लीट तो नहीं हुआ है उसमें अलजेब्रा, लेकिन ध्यान देना जितना पढ़ा है उसे आप देखो। जैसे समय मिलेगा मैं धीरे धीरे अपलोड करता रहूँगा क्लासें, देखते रहना, ठीक है। बात समझ में आ रही है। वो कुछ कारण की वजह से छूट गया क्योंकि उसमें रुचि नहीं है बच्चों की, अभी इतने सब्सक्राइबर जुड़े हुए नहीं है बाहर के, जो लोकल के बच्चे हैं वही देखते हैं, तो उनमें उन्हें रुचि नहीं है। लेकिन ये टॉपिक ऐसा है आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आप रुचि लो या न लो, क्योंकि एग्ज़ाम में हर किसी एग्ज़ाम में आना है, अलजेब्रा हर किसी के एग्ज़ाम में नहीं आता, इसलिए मैंने ये वाला टॉपिक लिया है कि इसे सभी पढ़ेंगे। अब ये जो टॉपिक है, जो ऑफलाइन बच्चे आते हैं उन्हें दिक्कत आती है एक बार पढ़ने में, वो दोबारा यहाँ देख लेंगे तो उन्हें भी दिक्कत नहीं आई, इसलिए ये टॉपिक मैंने उठा लिया। चलो देखते हैं यहाँ पर यार, ए आ गया, तो जो बड़ा वाला स्क्वायर है ब्लैक वाला, तो उसका क्षेत्रफल होगा जी ए स्क्वायर, और ए का मान कितना है जी, एक्स प्लस वाई। तो क्या यहाँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख दूँ, ठीक है जी। ये क्या आएगा, एरिया। लेकिन अगर मैं अंदर से निकालूँ एरिया, तो आप ध्यान देना बेटा अंदर की तरफ, ये y और x है, ये y और x है, आपको चार कोने दिख रहे हैं और चारों कोनों पर आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है जी, राइट एंगल ट्रायंगल। ये अब मैं अंदर वाले की जो साइड है वो z मान लेता हूँ, ये z, ये z, ये z, ये z, क्योंकि जब ये दोनों भुजा, ये दोनों भुजा, ये दोनों भुजा, ये दोनों भुजा बराबर हैं तो अंदर वाली साइड सबके इक्वल होगी, है ना। अभी सिमिलेट्री हमने पढ़ी नहीं है ना कोवेनेंट पढ़ा है, तो फिलहाल के लिए समझो अगर ये दोनों ट्रायंगल बराबर, ये ट्रायंगल बराबर, तो साइड सबके बराबर होंगे z z, तो अंदर भी क्या हो रहा है, एक स्क्वायर बन गया मेरा। क्या बन गया, एक अंदर स्क्वायर। तो आप देखोगे अगर मैं इस वाले का, ध्यान देना मैं ब्लैक कलर कर रहा हूँ, तो ये चार हैं, एक ये हो गया, एक इस कोने पर हो जाएगा, देखो एक इस कोने पर हो रहा है आपका और एक इस कोने पर मिल रहा है आपको। आपको चार ट्रायंगल मिल रहे हैं और चारों को चारों क्या हैं, बराबर हैं। जो क्षेत्रफल इसका होगा वही इसका होगा, वही इसका वही इसका। तो क्या मैं क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कौन सा होता है, जो मेरा 90 होगा, तो ये बनेगा मेरा। तो यहाँ बन जाएगा मेरा एक्स वाई। अब ये तो एक का निकाला है, अब चार हैं तो 1 2 3 4 से गुणा कर दो, तो गुणा में क्या आएगा जी 4। कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। लेकिन अभी ये इसके बराबर थोड़ी ना हो गया, x प्लस वाई के बराबर थोड़ी ना हो गया, क्योंकि तो बड़े वाले का क्षेत्रफल है। बराबर नहीं हो तो अंदर वाले स्क्वायर का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, जोड़ दूँ मैं इसमें प्लस, क्योंकि इन चारों चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल प्लस इस वाले स्क्वायर का क्षेत्रफल अगर मैं जोड़ दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, पूरे स्क्वायर का क्षेत्र मिल जाएगा, तो प्लस में जेड स्क्वायर, यही आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें आपका, ठीक है। क्या इससे मैं इसे काट सकता हूँ 2 बार। अब इसका मैं स्क्वायर खोलता हूँ तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2x वाई बराबर बनेगा जी 2x वाई प्लस में जेड स्क्वायर। क्या x 2x से 2x वाई से कट जाएगा, तो क्या z बराबर मेरे पास क्या मिलेगा जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही मिलेगा। क्या यही प्रूव करना था मुझे कि राइट एंगल ट्रायंगल में, अब कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल जी, ये वाला,
अब चाहे इसे ढालो आप, चाहे उसे ढालो, तो क्या जेड इसमें कण नहीं होगा, तो आप क्या होगा, जेड बराबर जो होगा वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। अब जेड क्या है, इसमें कण है, तो कण का स्क्वायर बराबर एक्स क्या है, यहाँ पर लंब कुछ भी हो सकता है, परपेंडिकुलर होगा या बेस होगा, यही होगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप समझ गए होंगे अच्छे से, अच्छे तरीके से। तो चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं सामने से बच जाता हूँ यहाँ से, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे इसका एरिया पढ़ लेते हैं और परिमाप फिर से ख़त्म करेंगे, ठीक है। उतार लो फटाफट, जल्दी से उतार लिया होगा आपने, ठीक है। अब जो हम पढ़ेंगे इसमें नेक्स्ट वो है हमारा एरिया। इसका एरिया का फार्मूला मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, और मैंने पहले भी इसे प्रूव करा दिया है, यहाँ पे आने से पहले हम इसे प्रूव कर चुके हैं, ठीक है बेटा। अब ये हमारे जितने भी थे हमने सबका एरिया कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद हमारे जो हैं सबका एरिया कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें परिवृत्त पढ़ेंगे, अंतःवृत्त पढ़ेंगे, अंतः केंद्र, अंतः, ठीक है। उसके बाद किसी भी ट्रायंगल में चतुर्भुज कैसे बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे बनेगा, हमारा वर्ग बनाना है, बड़े से बड़ा वर्ग होगा। फिर हम जो भी कॉन्सेप्ट है शहरों पे बात कर लेंगे ना, उन पे क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो जैसे कि अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं जी, ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। अब इसका एरिया यार मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो सबके याद होगा, जल्दी से लिखता हूँ मैं, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। और ये मुझे प्रूव कराने की भी ज़रूरत नहीं होगी। क्यों ज़रूरत नहीं होगी प्रूव कराने की, समझता हूँ, ये मैंने पहली क्लास में प्रूव करा दिया। अब इसकी एच तो एच ही होगी, इसमें एच निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एच है, ये पी है, ये बी, सॉरी क्या कर रहा हूँ, ये हाइपोटेनस है, ये बी है, कुछ भी मान लो, पी या इसे बेस मान लो, चलो, और नीचे लग रहा है तो आपको बात समझ में आ रही है नहीं। तो ये मेरा फार्मूला होगा, मतलब कि अब याद कैसे रखना यार, दो छोटी भुजाओं के गुणनफल को आप ऐसे याद मत रखो, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आप ऐसे याद रखो, दो छोटी भुजाओं के गुणनफल को, दो छोटी भुजाओं के गुणनफल को क्या बोलेंगे जी, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया बोलेंगे। अब एक चीज़ और हमें समझनी है इसमें, जो हमारे काम आनी है आगे। परिमाप तो यार सबको पता ही होगा ना, इसका परिमाप निकालते तो पैरामीटर। परिमाप क्या होगा जी, परिमाप होगा h + p + बेस, है ना, तीनों भुजाओं का योग। आप ऐसे याद रखो यार, जो परिमाप होता है ना हमारा, हमें ऐसे याद रखना है कि जितनी भी उसकी चारों सारी भुजाएं हैं ना, 4 चतुर्भुज है, चारों भुजाओं का योग, षष्ठभुज है, 6 भुजाओं का योग, त्रिभुज है, तीनों भुजाओं का योग, यही होगा, ठीक है। अब किसी में त्रिभुज की 2 साइडें इक्वल होंगी, किसी में 3 साइडें इक्वल होंगी, तो ये फार्मूला लिखवाने का मतलब नहीं है, ये चीज़ समझने की थी, हम समझ गए इस चीज़ को। बात समझ में आ रही सबके, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ गए होगे आप। अब एक चीज़ और समझ ले जल्दी से, क्लास को ऑफ करेंगे फिर। क्या समझने की चीज़ है, एक और हमारा ट्रायंगल होता है जिसे हम बोलते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ठीक है, उसे और समझ लेते हैं। वो दोनों को मिला के बनता है, क्या टॉपिक है जी, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। यार ये बहुत काम आता है, इसमें क्या चीज़ होती है, समद्विबाहु से तो एक चीज़ समझ में आ रही होगी आपके, जिसकी 2 साइड इक्वल हो और समकोण से एक कोण समकोण भी हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया जी, ये रुक जाओ, इधर बनाता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया, दिख रहा है ना बोर्ड पर, दिख रहा है पूरा, ठीक है जी। अब ये जो कण है, और ध्यान देना कण जो होगा, जो हाइपोटेनस होगा, वो दोनों भुजाओं से बड़ा ही होता है हमेशा। अब ये कभी भी किसी के इक्वल नहीं हो सकता, हमेशा ये 2 साइड इक्वल होती हैं। तो मैं इसमें कह सकता हूँ लंब और बराबर आधार की होगा, हमेशा होगा इसमें। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में लंब और आधार दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। और मैंने अभी आपको बता के आया हूँ, जिसके दोनों साइड इक्वल होंगी तो यार दोनों कोण क्या होंगे, इक्वल होंगे। आप बताओ, अगर ये 90 डिग्री का कोण हो गया, ये वाला अगर 90 डिग्री का कोण हो गया, तो बचा कितना, 90 बचा होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, हम बता के आए पीछे, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है, तो ये 45 होगा, फिर तो ये 45 डिग्री होगा।
बात समझ में आ रही है आपके? ठीक है। अब एक चीज़ और समझेंगे, जब ये 45 और ये 45 हो गया, अगर तो ये 1 होगा और ये 1 होगा, अगर ये 1 तो ये 1, ये 2 तो ये 2, तो आप बताओ अगर इसे पाइथागोरस लगाऊं तो 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 2। तो जो कर्ण होगा वो √2 हो जाएगा। इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। या ऐसे समझो, आप इस चीज़ को ऐसे समझो, ये ए, ये बी, ये सी, अगर ये वाले दोनों कोण 45 डिग्री के आपको दिख जाए और ये 90 का दिख जाए, आपको समद्विबाहु समकोण त्रिभुज दिख जाए, तो अगर आपको ये साइड दे रखी है कोई सी भी, क्या एक्स दे रखी है, कुछ भी दे रहा है, मान लो एक्स दे रखी है, अब मुझे इससे जाना है इसकी तरफ, कर्ण की तरफ, तो मैं √2 से गुणा कर दूंगा तो x √2 हो जाएगा। अब मुझे अगर ये दे रखी है, कर्ण दे रखा है, इस पे से कोई सी साइड पर आना हो मुझे इधर, तो मैं √2 से भाग कर दूंगा। बात समझ में आ रही? क्या करूंगा? √2 से भाग कर दूंगा। तो ये काम की बात है यार, बहुत जगह काम आएगी। बात समझ में आ रही है? कैसे करोगे? एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर करोगे, करेंगे नहीं करेंगे, तो x बाहर निकल जाएगा, √2 बच जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, जहाँ तक हम अगली क्लास में पढ़ेंगे अंतः केंद्र, ठीक है। अंतः केंद्र पढ़ेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, धीरे धीरे इन कॉन्सेप्ट को ख़त्म करेंगे, ठीक है। आपका जुड़ने के लिए धन्यवाद, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, ठीक है। फिर मिलेंगे कल इसी समय।